हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल AKCA और मैं हूं अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 का जो है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें हम ऑलमोस्ट चरम सुख तक पहुंच गए। बस एक छोटा सा एक्सरसाइज बचा है हमारे और चरम सुख के बीच में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, तो इसको भी हम पार कर लेंगे साथ में मिलके, ठीक है। तो देखते हैं, लाइक ये जो हमारा एक्सरसाइज 4.4 है, बहुत इजी है। बस यहाँ पे हमको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज आ गए हैं अदर देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाले जो थे, या फिर डेरिवेटिव्स वाले जो फॉर्मूलाज थे, ठीक है। तो देखेंगे हम ये एक्सरसाइज ऑल्सो। ये जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है भाई, तो हमको कॉमर्स वाला फील्ड देने वाला है। नहीं तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखे वो मोस्टली साइंस बैकग्राउंड रिलेटेड थे, बट अब हम एक्चुअल थोड़े कॉमर्स वाले देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते इस एक्सरसाइज में लगने वाले फॉर्मूलाज, ठीक है, जो सबसे बेस रहेगा इसको सॉल्व करने का। देखो फॉर्मूलाज देख लेते। तो देखो ऐसे करके मैंने सारे फॉर्मूलाज लिख दिए स्क्रीन पर, ठीक है। आप ये सारे फॉर्मूलाज कॉपी कर सकते हैं एंड इसी के ऊपर हमारा पूरा एक्सरसाइज बेस्ड होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत कॉमन फॉर्मूलाज है। जैसे कि रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू डिमांड, या फिर प्राइस इनटू एक्स कर देंगे, जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ऑब्वियसली जो भी हमारा रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, जो भी एक प्रोडक्ट का प्राइस है इनटू कितने प्रोडक्ट सेल किए, वो हमारा क्या होने वाला है, रेवेन्यू। एज सिंपल एज दैट, एकदम कॉमन फॉर्मूला है। अगेन प्रॉफिट के लिए हम ले लिया पाई, ये हमारा फंक्शन होगा। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स लेते थे वैसे फंक्शन ऑफ पाई ले लेंगे, बस दिया है हमको एक्सरसाइज में इसलिए, वरना तुम कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट क्या होगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी अगेन बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, जितना हमारा रेवेन्यू बना है माइनस कर देंगे अगर कॉस्ट को, तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अगेन टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो जितने भी सारे हमारे कॉस्ट हो रहे, प्रोसेसिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मेकिंग चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, वो सारे मिला के अगर हम देखें वो हमारा बन जाता है टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या है, तो टोटल कॉस्ट होगा अपॉन एक्स, इसका मतलब यूनिट्स सोल्ड। तो काइंड ऑफ तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एवरेज। एमपीसी, एपीसी, एमपीएस के हमारे पास तीन फॉर्मूलाज है, ठीक है, एक्सपेंडिचर कोएफिशिएंट के रिगार्डिंग में। ये हमको क्वेश्चन नंबर 13 या फिर आई गेस जो लास्ट क्वेश्चन है 13 है शायद, उसमें लगने वाले, ठीक है। इसको बस नोट कर लो, जब वो क्वेश्चन आएगा तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये कैसे यूज करना है। दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम, ऐसे करके तुम्हारे जो फॉर्मूलाज बन रहे हैं वो है। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये थोड़ा सा आईएमपी पार्ट, ये साइड कैसा थोड़ा आईएमपी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा रहने वाले हैं और इस पे तुम्हारा एक्सरसाइज डिपेंड है, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मार्जिनल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये ईटा है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगेन इसका एक और फॉर्मूला बनता है जिसमें पी क्या है, प्राइस। अगेन एक और फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, डी क्या है, डिमांड। डेरिवेटिव ऑफ डिमांड क्या है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। अगेन लास्ट में हमारे पास रिमार्क क्या दिया है, लास्ट में हमारे पास रिमार्क दिया है कि अगर ईटा इज ग्रेटर देन 1 देन द डिमांड इज इलास्टिक, लेस देन 1 देन इट इज इनइलास्टिक। ये वाला पॉइंट है कि लर्न कर लो एंड देन वी आर रेडी टू गो टू आवर एक्सरसाइज, ठीक है। तो लेट्स किल एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो इसमें मैंने तुमको क्या बताया, जितने फॉर्मूलाज हमने दे दिए, जितने फॉर्मूलाज दे के हमने, अगर तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो एक बारी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये जो भी हमने लाइक फॉर्मूलाज देके, इतने ही फॉर्मूलाज पे पूरा एक्सरसाइज हमारा सॉल्व होने वाला है, इसके अलावा कुछ लगने वाला है नहीं हमको, ठीक है। बट फर्स्ट क्वेश्चन अगर तुम देखो तो यहाँ पे तो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है। क्वेश्चन तो क्या आ गया, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो हमको जाना है बैक टू बेसिक्स, हमको क्या करना है, बैक टू बेसिक्स। जो 4.2 किया था वहां पे हमने क्या पढ़ा कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखो अगर तुमको समझ में नहीं आता है, डिमांड ऑफ फंक्शन दिया है, ठीक है, प्राइस दिया है, डिमांड का तुमको वेरिएबल मतलब फंक्शन में फॉर्म में दिया है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस से देखो हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। डी इक्वल्स टू 40 माइनस पी बाई 8, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4
क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, d इक्वल्स टू 40 माइनस पी बाई 8 दिया है क्या, इक्वल्स टू दिया है 40 माइनस 5 पी बाई 8। यहाँ पे डी क्या है, डिमांड, पी है प्राइस। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है सर, मुझे डिमांड प्राइस इनका रिलेशन क्या है समझ में नहीं आता, मुझे तो बस सिंपल मैथ समझ में आता। तो मैथ्स में हमने क्या देखा था अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सिंपल क्या करो मेरे भाई, बस इसका डेरिवेटिव निकाल दो। अब वेरिएबल पी दिख रहा है तो डेरिवेटिव लो विथ रिस्पेक्ट टू पी, तो 40 का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस ये 5/8 आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि p जो है वो अगर हम p से उसका डेरिवेटिव निकालें तो जैसे x का डेरिवेटिव निकालते थे हम, देखो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता था, वैसे p का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p क्या हो जाएगा 1, तो ये -5/8 कांस्टेंट। अब क्या दिख रहा है, ये जो डेरिवेटिव है नेगेटिव आया मतलब लेस देन 0। तो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो वो क्या होता है, वो होता है सर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लिख दो इट इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। हो गया इसका सॉल्यूशन, इतना ही है। तो देखो कितना इजी था, ठीक है, कितना इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें तुमको डेरिवेटिव्स का कुछ खास नॉलेज हो जरूरी नहीं है, बेसिक नॉलेज। अगेन हमारे जो एओडी के बेसिक्स थे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कब होता है, जब डेरिवेटिव लेस देन 0 डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग। आगे इसका सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत ही प्यार से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया वन स्ट्रोक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द प्राइस P फॉर डिमांड D इज गिवन एज P is 183 plus 120D minus 3D square. Find D for which price is increasing. अब देखो मुझे प्राइस और डिमांड का फंक्शन नहीं समझ में आता सर, मुझे सिर्फ एओडी समझ में आता है, जिसमें मैंने सीखा है अगर प्राइस इंक्रीजिंग या फिर अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। बस मैं वो कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 183 plus 120D minus 3D square. 183 प्लस 120D माइनस 3D स्क्वायर। क्या करूंगा सर, मैं डेरिवेटिव कर दूंगा। वेरिएबल d दिख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू d कर दिया, इसका डेरिवेटिव 0, इसका हो जाएगा 120, इसका हो जाएगा -6D। अब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग, मतलब इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो लिख दो 120 माइनस 6D should be greater than 0, 120 should be greater than 6D। तो डिवाइड पे जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 20 should be greater than D। तो फॉर क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन देखना है तुमको क्या हमको फाइंड करना है, D का वैल्यू फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो लिख दो यहाँ पे प्राइस इज इंक्रीजिंग फॉर, क्या दिया है 20 ग्रेटर देन D या फिर D शुड बी लेस देन 20। आ गया देखो हमारा सॉल्यूशन। देखो कितने बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, मतलब एक सांस में सॉल्व कर लो तुम ये क्वेश्चंस, इतने इजी इतने बेसिक है, ठीक है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। हम देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज दिस। हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है सर कॉस्ट वगैरह क्या है, एक्स क्या है, मुझे एओडी का बेसिक्स क्लियर है। अगर डिक्रीजिंग फाइंड करना है तो एफ डैश ऑफ एक्स शुड बी लेस देन 0। तो लिख लो पहले उसका जो भी फंक्शन है, c इक्वल्स टू 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर। डिफरेंशिएशन करूंगा, वेरिएबल x दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 0, ये हो जाएगा 600 माइनस ये हो जाएगा 6x। अब क्या फाइंड करना है, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये जो वैल्यू है लेस देन 0 चाहिए। तो लिख लो
600 माइनस 6x शुड बी लेस देन 0, ये वहां जाएगा. 600 शुड बी लेस देन 6x, ये डिवाइड को आएगा. 100 शुड बी लेस देन x. तो हमको क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में? वैल्यू ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. तो लिख दो, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x इज ग्रेटर देन 100. बस हो गया हमारा सॉल्यूशन. देखो कितने इजी क्वेश्चन है, मतलब अगेन वही एक सांस में ही तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है. ठीक है, कुछ इसमें दिमाग का एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन करना है तुम्हारे कॉमन सेंस का, कि हमारा कॉमन सेंस कितना चल रहा है. जो राइट में वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे, अगेन ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 कंपेयर करके बता दोगे इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या. द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स, टोटल कॉस्ट दिया है 180 प्लस 4x. डिमांड फंक्शन दिया है 240 माइनस x. फाइंड x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एंड देन प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे हमारे देखो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वाले फॉर्मूलाज लगने वाले. सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो क्या दिया है हमको? कॉस्ट फंक्शन दिया है. कॉस्ट फंक्शन कितना दिया है? 180 प्लस 4x. ठीक है, डिमांड कितनी दी हमको? डिमांड है तुम्हारी x आइटम्स की. x आइटम्स की डिमांड है, या फिर जो भी तुम्हारे आइटम्स प्रोड्यूस हुए वही तुम्हारा डिमांड होता है, जो कि दिया है x. आगे हमको क्या बताना है? और कुछ दिया है क्या हमको? डिमांड फंक्शन दिया है p इक्वल्स टू 240 माइनस x. ये तुम्हारा क्या दे दिया? डिमांड फंक्शन दे दिया जिसमें प्राइस दिया है. अब फर्स्ट फाइंड क्या करना है हमको? फर्स्ट वन, फाइंड x फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. अब रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू डिमांड. प्राइस हमको एक फंक्शन में दे दिया है, वो ले लो, इनटू डिमांड कर दो x. तो क्या आ जाएगा? 240x माइनस x. ये क्या आ गया? रेवेन्यू. क्या फाइंड करना है? x का वैल्यू फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. डेरिवेटिव करेंगे r का, वेरिएबल x दिख रहा है तो x. तो 240 माइनस 2x. अब ये इंक्रीजिंग आना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0. तो 240 minus 2x should be greater than 0. Therefore, 240 should be greater than 2x and 120 should be greater than 2x. ठीक है, तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा फर्स्ट वन का? The revenue is increasing for x is less than 120. सेकेंड हमको क्या पूछा था बताओ? ये तो फर्स्ट सॉल्व कर दिया हमने. सेकेंड हमको एक और बात भी पूछी यहाँ पे. क्या पूछा गया था हमको सेकेंड? फाइंड x फॉर विच प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. फाइंड x फॉर विच प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू कितना था हमारा? ये 240x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कॉस्ट कितना था हमारा? यहाँ पे दिया है देखो, कॉस्ट 180 प्लस 4x. ठीक है, 180 प्लस 4x यही था क्या हमारा कॉस्ट? यस, यही था सर हमारा कॉस्ट. अब क्या करेंगे? काटा पीटी कर दो. 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x. तो अगर इसको अरेंज कर दूं मैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस कितना आएगा? 236x माइनस 180. ये हमारे पास क्या आ गया? तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है. ये हमको मिल गया प्रॉफिट. तुमको क्या फाइंड करना है?
तुमको फाइंड करना है प्रॉफिट इंक्रीजिंग है एक्स के कौन से वैल्यू पे। तो अब ये तुम्हारा प्रॉफिट था, मतलब ये पाई था, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, एक्स वेरिएबल तो एक्स में, तो -2x प्लस 236, ये हमारा आ गया प्रॉफिट का डेरिवेटिव। इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा है तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो -2x प्लस 236 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 236 शुड बी ग्रेटर देन 2x, तो इसका आधा कितना आएगा, 118 शुड बी ग्रेटर देन x। तो प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फॉर x लेस देन 118, ये हमारा क्या हो गया फाइनल सॉल्यूशन। देखो कितने इजी क्वेश्चंस, इतने इजी क्वेश्चन तो कभी बने भी नहीं, बच्चे फालतू में डरते क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो फालतू तुमको लाइक एक्स्ट्रा में जाना नहीं है, जितना बेसिक्स हमको लग रहा है उतना ही करो, ठीक है। बस जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ बोले डेरिवेटिव निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, राइट में जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आई होप ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया होगा। तो हम जा सकते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स labor cost is this and processing cost is this, price of each unit, find the values of x for which total cost is decreasing, revenue is increasing। तो ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब हमको क्या क्या दे दिया, हमको क्या क्या दिया है, तो पहले बोलेंगे लेबर कॉस्ट कितना दिया है हमको। देखो क्वेश्चन नंबर 5, लेबर कॉस्ट हमको दिया है 150 माइनस 54x, प्रोसेसिंग कॉस्ट हमको दिया है एक्स स्क्वायर। टोटल कॉस्ट क्या होता है हमारा, लेबर प्लस प्रोसेसिंग, मतलब 150 माइनस 54x प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, ये एकदम बेसिक था। अब हमको क्या फाइंड करना है, और एक चीज हमको दी है प्राइस ऑफ ईच यूनिट, प्राइस पर यूनिट कितने दिए हमको 10800 माइनस 4x स्क्वायर, ये हमको दिया है। अब तुमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। टोटल कॉस्ट तो हमारा ये डिक्रीजिंग बोल दिया, तो एक बार डेरिवेटिव, वेरिएबल x दिख रहा है तो x के रिस्पेक्ट में ये 0, ये -54 प्लस 2x, ये क्या बोला कि इसका जो भी फंक्शन है वो डिक्रीजिंग चाहिए, मतलब लेस देन 0, तो -54 प्लस 2x should be less than 0, 2x should be less than 54, x should be less than 27। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग फॉर x का वैल्यू लेस देन 27, x का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 27, ठीक है। ऐसे करके देखो तुम्हारे क्वेश्चन से बहुत सिंपल सिंपल है। सेकंड बात हमको क्या पूछिए, रेवेन्यू इज इंक्रीज, ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड हमको क्या पूछा है, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, तो रेवेन्यू क्या होता है हमारा, प्राइस इनटू डिमांड। यहाँ पे प्राइस कितनी दी है हमको, ऊपर दिया है देखो 10800 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डिमांड कितनी है x, तो 10800x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। अब ये रेवेन्यू इंक्रीजिंग कब होगा, तो अगेन डेरिवेटिव, ये r है हमारा, देन dr बाय dx शुड बी 10800 माइनस 12x, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग चाहिए मतलब ग्रेटर देन 0, तो क्या आएगा 10800 माइनस 12x पर ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा, तो 10800 इज 12x स्क्वायर, ठीक है। देखो जो तुम्हारा ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन है उसको इक्वल की तरह ट्रीट करो, एक माइनस हो जा रहा है प्लस हो गया, 12 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा,
तो कितना आएगा 900 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ही अगर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 30 जो है ऐसे आ जाएगा एक्स। तो बेसिकली जब भी तुम लोग देखो स्क्वायर में तुम्हारा आएगा एक्स का वैल्यू, तो तुमको लिमिट्स डाल देने कि एक्स का जो वैल्यू है वो 30 एंड -30 के बीच लाई करेगा। ठीक है, जब भी तुमको एक्स का वैल्यू दिख रहा है +-30, या फिर जब तुम स्क्वायर देखते हो, रूट देखते हो, प्लस माइनस में आ रहा है, तो तुमको लिमिट्स डाल देने कि एक्स आ गया +-30 के बीच में। अब हमको क्या बोला था, सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, हमको पहले ही बोला है कि रेवेन्यू का इंक्रीजिंग निकालो, तो नेगेटिव तो नहीं आ सकता एक्स, एक्स कैन नॉट बी -30, तो एक्स शुड बी ये लेस देन 30। ठीक है, मतलब एक्स का 30 वाला रिलेशन नहीं आएगा, तो 30 शुड बी लेस देन। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारा, रेवेन्यू आर इज इंक्रीजिंग फॉर, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर एक्स लेस देन 30। ये आ गया तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत ही सिंपल, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स आर्टिकल्स, ये टोटल कॉस्ट दिया है, फाइंड एक्स फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्या बताना है, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड। टोटल कॉस्ट कितना है 47x प्लस 300x² माइनस x⁴। ठीक है, ये है हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, क्वेश्चन नंबर 6, 47x प्लस 300x माइनस x⁴। एंड डिमांड या फिर जो हमारे सोल्ड थे आइटम सोल्ड या फिर सप्लाइड, डिमांड जो था हमारा वो था x। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन डिमांड या फिर टोटल कॉस्ट अपॉन आइटम सोल्ड। तो 47x प्लस 300x माइनस x⁴ अपॉन x। तो ऊपर से x कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 47 प्लस 300 माइनस x³ अपॉन x कैंसिल। यही आ रहा है ना हमारा, 300x ही था कि x² था, x² था गाइस, तो ये स्क्वायर, तो यहाँ पे अंदर एक x बचेगा। तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट का फंक्शन क्या आया, -x³ प्लस 300x प्लस 47, ये हमारा आ गया एवरेज कॉस्ट का फंक्शन। अब फाइंड करना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यूज, तो डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो -3x² प्लस 300। अब समझो इंक्रीजिंग होगा फॉर इंक्रीज, ये वैल्यू जो है -3x² प्लस 300 शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, 3x² प्लस 100 शुड बी ग्रेटर देन 0, इसको वहां पे भेज दो, तो 300 इज ग्रेटर देन 3x², अगेन 3 डिवाइड हो जाएगा, 100 इज ग्रेटर देन x²। अब यहाँ पे क्या आ गया अगेन x², तो जब इसके रूट लेंगे तो +-10 इज x, या फिर 10 से छोटा एंड -10 से बड़ा। बट हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इंक्रीजिंग,
तो फॉर इंक्रीजिंग x कैनॉट बी -10, तो x शुड बी लेस देन। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग फॉर x इज लेस देन। अब डिक्रीजिंग का तुम लोग फाइंड कर सकते हो क्या? डिक्रीजिंग का फाइंड कर सकते हो क्या? सिंपली देखो, बस यहाँ पे तुमको दिखा देता हूँ क्या आएगा। फॉर डिक्रीजिंग जो तुम्हारा वैल्यू है ये -3x² + 300, ये तुम्हारा चाहिए लेस देन जी, क्या चाहिए? लेस देन 0। फिर अगेन तुम्हारा जो है क्या आ जाएगा? x² का वैल्यू आएगा लेस देन 100। तो अगेन तुम्हारा x जो है +10 और -10 के बीच लाई करेगा। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो फॉर डिक्रीजिंग x कैनॉट बी 10, तो x जो है तो क्या होगा? ग्रेटर देन -10। ये कंडीशन तुम्हारी आ जाएगी। ऐसे करके ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे? तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतने इजी सॉल्यूशन है इस एक्सरसाइज के, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू if the average revenue is 45 and elasticity of demand is 5। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है? मार्जिनल रेवेन्यू मतलब RM। इफ द एवरेज रेवेन्यू क्या है? RA इज 45, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब ईटा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, बताओ? इसके लिए फॉर्मूला क्या था? देखो, मार्जिनल रेवेन्यू वॉज एवरेज रेवेन्यू 1 - 1 अपॉन ईटा, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ओके, मार्जिनल रेवेन्यू कितना दिया है हमको? फाइंड करना है। एवरेज रेवेन्यू दिया है 45 एंड ईटा का वैल्यू दिया है 5। तो कितना बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम? तो RM इक्वल्स टू 45 1 - 1/5। तो आ गया 45, 5 1 जा 5 -1, 4/5, 5 9 जा आ गया 36। ये तुम्हारा क्या होगा? सॉल्यूशन। इतने बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, एकदम ही बेसिक क्वेश्चंस है। यही था कि हमारा फॉर्मूला देख लो RM का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, RM देखो क्या था यहाँ पे दिया, RA × 1 - 1/ईटा। ठीक है, तो देखो ऐसे करके तुम्हारे सारे क्वेश्चंस है, बहुत इजी है एंड बहुत ही बेसिक है। अब बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वाले, फाइंड द प्राइस इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज 28 एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3। ये वाला हम लोग एक कर लेते, ठीक है, एंड ये वाला भी कर लेते, या फिर यहाँ तक कर लेते हम लोग आज। फिर अगले दिन, अगले लेक्चर में हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है? फाइंड द प्राइस इफ RM इज 28 एंड ईटा इज 3। देखो कैसे सॉल्व करोगे तुम वो वाला क्वेश्चन। तो आ गया हमारा सोल्यूशन। देखो ये हमारा फर्स्ट वन था, यहीं पे कर लेते हम सेकेंड वाला। RM तुमको कितना दिया है? RM हमको दिया है 28 एंड ईटा दिया है 3। फाइंड क्या करना है? प्राइस फाइंड करना है। तो अगेन फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, RM इज प्राइस इंटू 1 - 1/ईटा। RM का वैल्यू 28, प्राइस 1 - 1/ईटा क्या था तुम्हारा? 1/3। तो 28 प्राइस, ये बन जाएगा 3 - 1 2/3, यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 28 इंटू 3/2, तो 2 1 जा 2 14 जा, तो आ गया रुपीस
40। देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, चलो एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, या फिर लास्ट वाले एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूलाज लर्न चाहिए। फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, एकदम बेसिक है। सिर्फ छोटे बच्चों के ऐसा लाइक बस तुमको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने एंड आंसर आ जाएगा, कोई हेवी कैलकुलेशन नहीं है, एकदम बेसिक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको बताओ, थर्ड वाला, फाइंड द इलास्टिसिटी इफ MR is 50 and P is 75। देखो थर्ड वन हमको पूछा है, MR is 50, P is ₹75, ईटा क्वेश्चन मार्क, सॉरी MR ने RM, मार्जिनल रेवेन्यू। तो RM का फॉर्मूला क्या होता है, P1 - 1 by ईटा, 50, 75, 1 - 1 by 8, 25 2 जा 25 3 जा, डिवाइड को आएगा तो 2/3 इक्वल्स टू 1 - 1 by ईटा। इसको यहाँ पे ले लो, इसको यहाँ पे ले लो, तो 1 by ईटा इक्वल्स टू 1 - 2/3। तो क्या आएगा आगे, 1 by ईटा इक्वल्स टू 3 - 2, 1/3। दोनों का रेसिप्रोकल कर दो, ईटा इक्वल्स टू, और ईटा जो है ग्रेटर देन 1 है, देयरफॉर इट इज इलास्टिक डिमांड। नहीं पूछा फिर भी बता दिया, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होते हैं, इससे क्या होता है तुम्हारे बेसिक्स वगैरह अच्छे से क्लियर होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आज के लिए हम इधर ही स्टॉप करते हैं। कल हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके तो 9 10 11 12 एंड 13 ये सारा हम कल करेंगे, एंड फिर हम क्या हो जाएगा, चरम सुख को पालेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी चैप्टर था तुम्हारा, एकदम लास्ट फेज चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद कौन सा चैप्टर चाहिए जल्दी से मेरे को कमेंट में आ जाना चाहिए, ठीक है। जो भी तुमको चैप्टर चाहिए, जो तुमको हार्ड जाता है कमेंट कर दो, हम सारा मैथ्स इजी बना के छोड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर हम अशकान सर के स्टूडेंट्स है तो फिर मैथ से तो हम डरेंगे नहीं ही, डरना तो हम छोड़ ही देंगे, ठीक है। उसको क्रैक करेंगे, उसको समझेंगे एंड आराम आराम से उसको सॉल्व करेंगे एंड हमारा गोल अचीव करेंगे। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।